नमस्ते, गुड्डू एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं नोवा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है लिवर लीफ नाम की फिल्म से। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसकी शुरुआत मुख्य किरदार हारुका नोज़ाकी से होती है। वो अपने स्कूल के लॉकर में धूल और गंदगी पाती है। उसका सहपाठी मित्सु इबा उससे पूछता है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रही है, जिस पर नोज़ाकी हाँ कहती है और इबा उसे अलविदा कहता है। बाद में घर लौटते समय नोज़ाकी को उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है। उन्होंने उसके जूते लॉकर से चुरा लिए हैं और उन्हें कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक देते हैं, उसे चिढ़ाते हैं। नोज़ाकी गड्ढे में उतरती है लेकिन फिसल जाती है और पूरी तरह से गंदी हो जाती है। वो बस अपने जूते उठाती है और लड़कियां उसके बैग से सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं। टाचिबाना बताती है कि वे ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उसने एक और लड़की ताओ की भावनाओं के साथ खेला था, लेकिन ताओ इससे इनकार करती है और कहती है कि इसका इबा से कोई लेना देना नहीं है। नोज़ाकी चुपचाप अपना सामान इकट्ठा करती है और घर लौट आती है। जब नोज़ाकी घर पहुंचती है तो उसकी बहन शुको उसे इस दयनीय हालत में देखकर रोने लगती है। उसके पिता और माँ भी उनके साथ पारिवारिक गले मिलते हैं। अगले दिन नोज़ाकी के पिता स्कूल जाते हैं ताकि चल रही बदमाशी के बारे में शिकायत कर सके। वो मिस मिनामी को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो शिकायत को नजरअंदाज करती हुई लगती है। वो बल्कि ये सुझाव देती है कि नोज़ाकी को तब तक स्कूल नहीं आना चाहिए जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती। बाद में नोज़ाकी अपनी क्लासरूम में लौटती है, जहां उसे 3 लड़कियां उसकी डेस्क पर खरोचते हुए मिलती हैं। वे उसके चेहरे पर लकड़ी का बुरादा भी फेंकती हैं। दूसरी ओर नोज़ाकी के पिता को नोज़ाकी के सहपाठी कुगा ने लात मारी जब वो मिनामी के साथ बैठक से लौट रहे थे, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। क्लासरूम में जब मिस मिनामी पढ़ा रही होती हैं, तो हम नोज़ाकी की डेस्क पर एक मरे हुए कौवे से खून टपकता हुआ देख सकते हैं, जो उसके सामने रखा है। कुगा मिनामी को कौवे के बारे में बताने के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से कॉल को नजरअंदाज करती हुई लगती है। इबा और कुगा बातचीत में उलझते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इस बीच ताओ कागज पर कुछ लिखती है और सामने फेंकती है, जो मिस मिनामी को लग जाता है। मिनामी तब घबरा जाती है और बाहर निकलती है, सिर्फ उल्टी करने के लिए, जिससे छात्रों को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिलता है। शाम को जब नोज़ाकी घर पहुंचती है तो वो अपने पिता को घायल देखकर हैरान रह जाती है। उसके पिता बताते हैं कि अगर वो डरी हुई या धमकाई हुई महसूस करती है तो उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि वे उसकी नौकरी के कारण यहाँ शिफ्ट हुए थे और उनकी जिम्मेदारी है कि वे उनकी रक्षा करें। अगली सुबह नोज़ाकी को बुखार होता है और उसकी माँ सुझाव देती है कि उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। बाद में उसकी बहन आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। ये सुनकर कि वो ठीक है, शुको नाचने और कूदने लगती है। फिर हमें स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ लड़कियां नोज़ाकी को याद कर रही होती हैं। वे नोज़ाकी को देखने के लिए किसी को भेजने का फैसला करती हैं। रूमी नाम की एक सहपाठी को उसकी मदद के लिए उसके घर में प्रवेश करने और उसे हर दिन स्कूल आने के लिए कहा जाता है। उसे ये भी धमकी दी जाती है कि अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो वो अगला निशाना होगी। रूमी तब उसके घर जाती है और उसे बिस्तर पर सोता हुआ पाती है। वो फर्श पर बैठ जाती है और नोज़ाकी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जब नोज़ाकी उसे बताती है कि वो ग्रेजुएशन से पहले स्कूल नहीं आएगी, रूमी चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वो स्कूल नहीं आती है तो वे उसे निशाना बनाएंगे और यातना देंगे। रूमी तब उसकी कुछ तस्वीरें खींचती है और उसे ये साबित करने के लिए एक संगीत सीडी मांगती है कि वो नोज़ाकी से मिलने आई थी। अगले दिन जब नोज़ाकी स्कूल में अभी भी अनुपस्थित होती है तो रूमी को क्लासरूम में एक अलमारी के अंदर रखा जाता है और ताओ सहित लड़कियां उसे यातना देना शुरू कर देती हैं। दूसरी ओर हम नोज़ाकी और उसकी बहन को जंगल के रास्ते से खुशी खुशी चलते हुए देख सकते हैं, जहां वे इबा से मिलती हैं, जो तस्वीरें खींच रहा होता है। वो उन्हें देखकर खुश होता है और बहनों की एक तस्वीर भी लेता है। उनकी तस्वीर लेते समय वो बताता है कि ये पहली बार है जब वो किसी इंसान की तस्वीर ले रहा है। स्कूल में हम देख सकते हैं कि रूमी को धमकाया जा रहा है और ताओ द्वारा उसके बाल बेतरतीब ढंग से काटे जा रहे हैं। जब ताओ उससे पूछती है कि क्या वो नोज़ाकी से नफरत करती है तो वो जवाब देती है कि वो उसे मारना चाहती है। अगले दिन नोज़ाकी इबा द्वारा ली गई तस्वीर दिखाती है और उसे ये बहुत पसंद आती है। हम इबा को उसके घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए देख सकते हैं। वो फिर हाथ हिलाकर अलविदा कहती है और इबा के साथ घर से निकल जाती है। ये जोड़ी पूरे दिन नदी किनारे घूमती है, तस्वीरें लेती है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेती है। इबा बताता है कि बर्फबारी के बाद शहर और भी खूबसूरत लगेगा और गलती से उसके हाथ को छू लेता है। वो इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है। वो फिर जानबूझकर उसका हाथ छूता है और वो बस मुस्कुराती है। जब वे रात में अपने घर लौट रहे होते हैं तो वे कॉलेज के बदमाशी को नोज़ाकी के घर की ओर देखते हुए अपने पास से गुजरते हुए देखते हैं। नोज़ाकी तब दूर से देखती है कि उसका घर जल रहा है। वो तब अपने घर की ओर भागती है, जहाँ भीड़ जमा हो गई थी। वो जलते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इबा और भीड़ उसे रोकते हैं। वो डर और नुकसान में रोती है। फिर इबा घर में प्रवेश करता है और अपनी छोटी बहन का शरीर बाहर निकालता है, जो बुरी तरह जल गया है लेकिन सांस ले रही है।
उसे तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। उसके पिता और माँ घर के अंदर ही मर गए लगते हैं। फिर हम अस्पताल के दृश्य में पहुँचते हैं जहाँ नोज़ाकी का दादा उससे मिलने आते हैं। वो आईसीयू के बाहर इंतजार कर रही है जहाँ उसकी बहन को रखा गया है। वो अब अपने दादा के साथ उनके घर पर रह रही है। स्कूल में बदमाशी का समूह इस बात से डरा हुआ है कि अगर किसी को पता चला कि आग उन्होंने लगाई है तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। दो लड़कियां विशेष रूप से ज्यादा डरी हुई हैं क्योंकि वे विश्वास नहीं कर सकती कि उन्होंने लोगों को जिंदा जला दिया है। हालांकि उनमें से कुछ को इस बात का कोई अफसोस नहीं लगता कि उन्होंने एक परिवार को जला दिया है। अगले दृश्य में जब ताओ घर पर होती है तो उसके पिता बताते हैं कि वो वही करेगी जो वो कहेगा और वो उसका भविष्य तय करेगा। ताओ बताती है कि वो एक ब्यूटिशियन बनना चाहती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता है। वो घर से बिना बताए चला जाता है कि वो कब लौटेगा। अगले दिन सभी नोज़ाकी को स्कूल आते देखकर हैरान होते हैं। इबा उसे बताता है कि उसे खुद को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। क्लासरूम के अंदर जब वो दो लड़कियों से कुछ पूछती है तो वे दोनों बाहर भाग जाती हैं। टाचिबाना, दो लड़कियां और नोज़ाकी उसी गड्ढे की ओर चल रही हैं जहां उसे पहले धमकाया जाता था। दोनों लड़कियां टाचिबाना को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नोज़ाकी को पिन से चाकू मारती है और उसे गड्ढे में गिरा देती है। वो ये भी बताती है कि उन्होंने ही उसके घर में आग लगाई थी। जब टाचिबाना नोज़ाकी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है तो उसे एक कील से हमला किया जाता है। नोज़ाकी तब टाचिबाना को पीट कर मार डालती है। दूसरी दो लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं और नोज़ाकी से माफी मांगती हैं, लेकिन वो उन्हें बख्शती नहीं है और अंततः उन्हें मार डालती है। मरने से पहले उनमें से एक बताती है कि आग लगाने की पूरी योजना कुओ की थी। अगले दिन स्कूल में जब तीन लड़कियां अनुपस्थित होती हैं तो कुगो और अन्य दो चिंता करने लगते हैं। स्कूल के बाहर पुलिस अधिकारियों को देखकर वे घबरा जाते हैं और कुगो घर लौटने की बात करता है क्योंकि बहुत ठंड है। रास्ते में वो नोज़ाकी से मिलता है और उसे फिर से धमकाने की कोशिश करता है। जब वो उसे धक्का देता है तो नोज़ाकी उसे चाकू मार देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन ढलान से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। नोज़ाकी तब उसे ठंड में मरने के लिए अकेला छोड़ देती है। अगले दिन भारी बर्फबारी के कारण दादा नोज़ाकी को बताते हैं कि स्कूल बंद रहेगा और वो पूरे दिन आराम कर सकती है। इस बीच इबा नोज़ाकी से मिलने आता है। दादा बताते हैं कि वो नोज़ाकी और उसकी बहन शुको को ग्रेजुएशन के बाद टोक्यो वापस ले जाने वाले हैं। वो इबा से भी उनकी देखभाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। रूमी के घर पर उसे दो लड़कों का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि कुगा सहित तीनों लड़कियां लापता हैं। वो ये भी जोड़ता है कि नोज़ाकी ने उन सभी को मार डाला है और उसके पीछे आ रही है। वो उसे धमकी देता है कि वो उसे मारने से पहले कुछ करे और कहता है कि वे उसे कल खत्म कर देंगे। अगली सुबह नोज़ाकी जंगल के रास्ते अकेली निकलती है जब वो लिवरलीफ के फूल की प्रशंसा करने के लिए रुकती है। उस पर दो लड़के हमला करते हैं। वे नोज़ाकी को कम आंकते हैं और उसे खोजने के लिए अलग होने का फैसला करते हैं। यावा उसे ढूंढ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। फिर वो उसे चूमने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक नोज़ाकी द्वारा प्लायर से हमला किया जाता है। दूर से एक और लड़का नोज़ाकी पर तीर से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इवा के सिर में तीर मारता है और उसे मार डालता है। जब वो नोज़ाकी पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसे चाकू मारती है और उसे भी मार डालती है। अगले दृश्य में हम तीन लड़कियों के माता पिता को स्कूल में लापता लड़कियों के बारे में शिकायत करते हुए देख सकते हैं। अगले दिन इबा नोज़ाकी से मिलने आता है और दोनों टहलने जाते हैं। वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां से इबा ने बताया था कि बर्फ से ढका शहर अच्छा लगेगा। वे पहली बार चुंबन करते हैं और इबा उसकी रक्षा करने का वादा करता है। घर पर इबा अपनी दादी को बताता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए टोक्यो जाना चाहेगा और नोज़ाकी के साथ रहना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। फिर हमें उस दृश्य में ले जाया जाता है जहां रूमी उस गड्ढे के पास है जहां नोज़ाकी को धमकाया जाता था। वो गड्ढे में नीचे सरकती है और तीन लड़कियों के मृत शरीर पाती है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और ताओ को इस सब के बारे में बताने के लिए बुलाने की कोशिश करती है। हालांकि ताओ उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती। रूमी को धमकाते समय उसने पहले बताया था कि वो नोज़ाकी को मारना चाहेगी। हमें अतीत से फुटेज दिखाया जाता है जहां वो बताती है कि वो उसे अपने घर के अंदर जला देगी, चारों ओर मिट्टी का तेल डालकर। हमें दिखाया जाता है कि रूमी अपने साथ 1 गैलन मिट्टी का तेल नोज़ाकी के घर की ओर ले जा रही है। ताओ अपने घर लौटना पसंद करती है और दूसरा आगे बढ़ना जारी रखता है। अगले दृश्य में हम ताओ को नोज़ाकी के घर आने के लिए देख सकते हैं। घर पर किसी को न पाकर वो वापस लौटने लगती है। वापस जाते समय वो नोज़ाकी को देखती है और उससे मिलने के लिए रुकती है। वो संगीत सीडी वापस करती है जो रूमी ने उसे दी थी और बताती है कि वो रात भर इसे सुन रही थी। जब उनकी पिछली दोस्ती का फुटेज दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वे पहले सबसे अच्छे दोस्त थे और जब नोज़ाकी इबा के करीब आने लगी तो उनकी दोस्ती प्रभावित हुई। जब ताओ घर लौटने वाली होती है तो वो नोज़ाकी से जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है उसके लिए माफी मांगती है।
अपने घर जाते समय ताओ पर रूमी ने चाकू से हमला किया। रूमी उसके पैरों को घायल करने में सफल रहती है और ताओ को चिल्लाते हुए देखकर खुश होती है। वो फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ताओ द्वारा लात मारी जाती है। ताओ उसके चेहरे पर एक कट लगाने में सफल रहती है, लेकिन फिर भी रूमी उसे उसकी छाती में चाकू मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दृश्य में इबा नोज़ाकी को फोन करता है ताकि उसे ये बताया जा सके कि वो टोक्यो में उससे जुड़ जाएगा और वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। नोज़ाकी जवाब देती है कि वो टोक्यो नहीं जाएगी और वहीं रहना पसंद करेगी। उसके बाद हम इबा के हाथ में कुछ खून देख सकते हैं। वो नोज़ाकी के मना करने पर बहुत गुस्से में भी है। वो टेलीफोन पटक देता है और अपनी दादी के पास जाता है जो उससे बुरी तरह घायल है। पता चला कि इबा ने नोज़ाकी के साथ रहने के लिए अपनी दादी पर हमला किया था। ये भी पता चला है कि उसने अपने पिता और माँ को भी मार डाला है। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इबा भी वही है जिसे बचपन में उसके पिता द्वारा धमकाया गया था। बाद में वो अपनी दादी को फर्श पर मरने के लिए छोड़ देता है। रूमी के घर पर वो डरी हुई है और जब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ है तो वो बस दरवाजे पर चाकू मारती है और उससे अनुरोध करती है कि वो उसके प्रति इतनी अच्छी न बने। इस बीच लापता छात्रों के माता पिता स्कूल में इकट्ठा होते हैं और अपने बच्चों के बारे में जानकारी मांगते हैं। मिस मिनामी वहां आती है और माता पिता उसे अपमानित करना शुरू कर देते हैं। मिनामी हर दिन धमकाए जाने के अपने गुस्से को व्यक्त करती है और वो फिर से उल्टी करती है। वो सड़क पर गिर जाती है और बर्फ तोड़ने वाली मशीन से कुचलकर तुरंत मर जाती है। अस्पताल में हम रूमी को शुको को जलाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। नोज़ाकी समय पर आती है और उस पर हमला करती है। जब रूमी बताती है कि उसे अपनी बहन के सामने किसी को नहीं मारना चाहिए तो वो उसे छोड़ देती है और रूमी भाग जाती है। जब नोज़ाकी इबा से बात कर रही होती है तो एक नर्स दौड़ती हुई नोज़ाकी को ये बताने आती है कि उसके दादा बुरी तरह घायल हैं और अस्पताल में हैं। नोज़ाकी को इबा पर शक होता है और वो उसके हाथ जांचने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। उसका संदेह सच हो जाता है क्योंकि उसे इबा के हाथ खून से सने मिलते हैं। वो आगे बताता है कि घाव इसलिए है क्योंकि उसने एक रात पहले अपनी दादी को मनाने की कोशिश की थी। रूमी वहां आती है और बताती है कि कैसे उसने और अन्य लोगों ने उसके घर में आग लगाई थी। पता चला कि उन्होंने उसकी माँ को उसके घर के बाहर जिंदा जला दिया था। रूमी बताती है कि उसे आग की गंध बहुत पसंद थी। जब नोज़ाकी के पिता मदद के लिए पहुंचे तो एक और लड़के ने उसे पैर में गोली मार दी। रूमी तब शुको के साथ उसके शरीर पर मिट्टी का तेल फेंकना शुरू कर देती है। हालांकि दूसरों ने उसे रोकने की कोशिश की। रूमी ही थी जिसने उसे छोटी बहन के साथ आग लगा दी। ये सुनकर नोज़ाकी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रूमी द्वारा चाकू मार दी जाती है। इबा रूमी पर बेरहमी से हमला करता है और इस कृत्य में अपना बैग नोज़ाकी की ओर फेंक देता है। नोज़ाकी अपने पिता और बहन को जलते हुए की तस्वीर पाती है। इबा ने अपनी बहन को बचाने से पहले उनकी एक तस्वीर ली थी। नोज़ाकी तस्वीर देखकर गुस्से में है और इबा समझाने की कोशिश करता है कि उसने इसे इसलिए लिया क्योंकि वो अपने कृत्य से मोहित था। नोज़ाकी तब अपने पेट से चाकू निकालती है और इबा पर हमला करने की कोशिश करती है। उसके हमला करने के बाद इबा उस पर गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर देता है। तभी इबा अपने कैमरे को उठाता है ताकि उसके चेहरे की तस्वीर ले सके। वो लिवर लीफ को खिलते हुए देखता है और उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। वो नोज़ाकी से वादा करने के लिए कहता है कि वो उसके साथ रहेगी, अन्यथा वो उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ देगा। इस बीच नोज़ाकी उस लड़के का धनुष और तीर उठाती है जिसे उसने पहले मार डाला था और कैमरे से सीधे इबा की आंखों में तीर मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद वो अपने घर की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो अपनी बहन द्वारा दी गई हार को निकालती है और उसे देखती है और सड़क पर सपाट गिर जाती है। आखिरी दृश्य में हम ताओ को अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेते हुए देखते हैं। वो अपनी क्लासरूम की ओर पहुंचती है और याद करती है कि कैसे वो और नोज़ाकी पहले दोस्त हुआ करती थी।